आज हम लोग टीसीएस का पूछा हुआ सारा कंप्यूटर का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कंप्यूटर में डाटा के किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो बाइनरी रूप में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर को बाइनरी रूप में संग्रहित किया जाता है। अब देखिए, कंप्यूटर में पिक्चर फाइल के एक्सटेंशन कौन से हैं? तो कंप्यूटर में पिक्चर फाइल के एक्सटेंशन जेपीजी, टीआईएफ, पीएनजी, जेपीजी और टीआईएफ और पीएनजी होते हैं। बीट डैश से संबंधित है। बीट बाइनरी अंक से संबंधित है। बीट बाइनरी अंक से संबंधित है। कंप्यूटर में किस कमांड को थ्री फिंगर सैल्यूट कहा जाता है? तो कंप्यूटर में किस कमांड को थ्री फिंगर सैल्यूट कहा जाता है? तो कंट्रोल को तीनों एक साथ बटन दबाएंगे तो हमको क्या कहा? थ्री फिंगर सैल्यूट। थ्री फिंगर सैल्यूट, कंट्रोल अल्ट और डिलीट, कंट्रोल अल्ट और डिलीट, उसको क्या बोलते हैं? थ्री फिंगर सैल्यूट कहते हैं। कम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स, आउटलुक इत्यादि जैसों के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में F7 कुंजी का यानी कि F7 बटन से क्या होता है? उपयोग किया जाता है F7 को स्पेलिंग चेक या फिर ग्रामर की जांच करने के लिए F7 का प्रयोग करते हैं। हम लोग जब भी F7 जांच करते हैं यानी कि हर फंक्शन का कुछ ना कुछ वर्क होता है, तो वो क्वेश्चन हम लोग एक अलग से वीडियो में पढ़ लेंगे। F1, F2, F3, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 यानी कि 12 फंक्शन की होता है। उसमें से F7 का काम होता है स्पेशल स्पेलिंग चेक करना और ग्रामर की जांच करने में। ग्रामर की जांच करने में कंप्यूटर के को स्विच ऑफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? क्या है? तो कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है? उपयोग नहीं किया जाता है तो ये है हाइबरनेट का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर को स्विच ऑफ करना है तो उसमें हम लोग हाइबरनेट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब सिस्टम को बूट करने के लिए, सिस्टम को बूट करने के अर्थ है, यानी कि सिस्टम को बूट करने का अर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना। जब भी किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? लोड होता है, तो उसको क्या कहते हैं? बूट कहते हैं। या फिर बूट हम लोग अलग से करके उसमें अलग फंक्शन हम लोग करते हैं। जब भी हम लोग कंप्यूटर खराब हो जाता है तो उसमें बूटिंग करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं कि वो हमारा कंप्यूटर ठीक से काम कर सके। ग्राफिक्स और टेक्स्ट, साउंड, वीडियो और एनिमेशन का संयोजन की सूचना को मल्टीमीडिया कहते हैं। मल्टीमीडिया में होता क्या है? तो मल्टीमीडिया में होता है ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो और एनिमेशन का संयोजन होता है। यानी कि उसमें सारे का मिक्सचर होता है, यानी कि सारे फंक्शंस को हम लोग कर सकते हैं। उसमें क्या होता है? मल्टीमीडिया होता है। अब कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए हमारा पूर्ण सुरक्षा स्कीम के अनुपस्थिति में कंप्यूटर सिस्टम में ऑब्जेक्ट को सुरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है पासवर्ड के लिए। पासवर्ड हम लोग क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम लोग किसी भी को क्या करना है? सुरक्षित रखना है हमको, तो क्या लगाएंगे? पासवर्ड लगाएंगे। यानी कि पूर्ण सुरक्षा स्कीम की अनुपस्थिति में कंप्यूटर सिस्टम के जो ऑब्जेक्ट है उसको हमको क्या करना है? सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है, तो पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। और आइकन डैश कमांड है, आइकन पिक्चर कमांड है। आइकन क्या है? पिक्चर कमांड है। आइकन पिक्चर कमांड है। कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन करता है प्रोग्राम। यानी कि कंप्यूटर में अगर प्रोग्राम नहीं रहेगा तो किसी भी चीज़ों को हम लोग फंक्शन को हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसीलिए कंप्यूटर में क्या डाला जाता है? प्रोग्राम डाला जाता है। इसलिए क्या डाला जाता है? प्रोग्राम डाला जाता है। कंप्यूटर में सुरक्षित की गई फाइल को भेजने, खोजने और लोड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि कंप्यूटर में सुरक्षित की गई फाइल, यानी कि जो फाइल कंप्यूटर में हम लोग सुरक्षित करके रखे हुए हैं उस फाइल को खोजने और लोड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसमें ओपन कमांड को सेलेक्ट करना। ठीक है, हम लोग किसी कंप्यूटर में सुरक्षित की गई फाइल को खोजने और लोड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ओपन कमांड को सेलेक्ट करना। सीसीटी की संपूर्ण क्षमताओं को सभी के द्वारा समझा जाता है क्योंकि डैश सूचनाओं को क्रियान्वयन करने के उपकरण है। क्या है? कंप्यूटर सूचनाओं का क्रियान्वयन करने वाला उपकरण है। ठीक है, सीसीटी क्या है? तो सीसीटी की संपूर्ण क्षमताओं को सभी के द्वारा समझा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि कंप्यूटर सूचनाओं का क्रियान्वयन करने वाला उपकरण है। किस
क्रिक्स ग्राफिक्स यानी कि क्या है, बिट मैप, क्या है बिट मैप, क्या है बिट मैप, बिट मैप ग्राफिक्स है, ठीक है। उस पर क्या होता है, बिट मैप ग्राफिक्स है तो डिजिटल फोटो और स्कैंड इमेजेंस को सामान्यतः .bmp .png, क्या है एक्सटेंशन फाइल है, .bmp और .png .jpg .tiff अथवा .gif में से किस एक्सटेंशन के साथ स्टोर किया जाता है, तो बिट मैप के द्वारा स्टोर किया जाता है, ठीक है, बिट मैप के द्वारा स्टोर किया जाता है। अब आ जाइए नेक्स्ट, बिट मैप के द्वारा स्टोर किया जाता है। अब देखिए बिट मैप के द्वारा स्टोर किया जाता है। अब देखिए पोर्टेबल और शक्तिशाली और आसानी से संचालित करने वाला आज कंप्यूटर को व्यक्तिगत सहायक के रूप में देखा जाता है। व्यक्तिगत सहायक के रूप में किसको देखा जाता है, कंप्यूटर को व्यक्तिगत सहायक के रूप में देखा जाता है, यानी कि पोर्टेबल शक्तिशाली और आसानी से संचालित करने वाला। पोर्टेबल मतलब क्या होता है कि जिसको आसानी से कैरी किया जा सकता है कहीं भी, एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस। शक्तिशाली यानी कि पावरफुल, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से इजी फॉर्म में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं, उसको मतलब आसानी से शक्तिशाली और आसानी से संचालित, आसानी से लोग में उसको यूज कर सकते हैं, उसको किसको, तो कंप्यूटर को व्यक्तिगत सहायक के रूप में देखा जाता है। अब मॉडिफायर की क्या होता है, कौन सा है, तो मॉडिफायर की जो है कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट सभी क्या है, ये सब क्या है, ये मॉडिफायर की है। इसको मॉडिफायर कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को क्या कहा जाता है, तो मॉडिफायर की कहा जाता है। और डेटा यानी कंप्यूटर में इनपुट के बाद सूचना क्या कहलाती है, यानी कि डेटा कहलाती है। कंप्यूटर में इनपुट के बाद सूचना को डाटा कहते हैं। कंप्यूटर में इनपुट के बाद सूचना को डाटा कहते हैं। कट कॉपी और पेस्ट विकल्प मेनू में पाए जाते हैं, यानी कि एडिट मेनू में पाए जाते हैं। एडिट मेनू में क्या क्या होता है, तो कट कॉपी और पेस्ट पाया जाता है, किसमें, एडिट मेनू में। किसमें, एडिट मेनू में पाया जाता है। कट कॉपी और पेस्ट एडिट मेनू में पाया जाता है। और कंप्यूटर में प्रयुक्त एक्सटेंशन का उदाहरण नहीं है, तो देखिए हमारा FAT32 उदाहरण नहीं है। कौन कौन है, तो DOC डॉक्यूमेंट का है, XLC है और HTMB है, लेकिन FAT32 ये हमारा एक्सटेंशन का फाइल उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है, तो FAT32 नहीं है। क्या क्या है, तो DOC है, डॉक है, DOC, XLS और HTML है। सुरक्षित की गई सूचनाओं को संग्रहण की इकाई क्या कहलाती है, फाइल कहलाती है। क्या कहलाती है, फाइल कहलाती है। यानी कि सुरक्षित की गई सूचनाओं के संग्रहण की इकाई को, यानी सुरक्षित की गई सूचनाओं के संग्रहण की इकाई को फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई को फाइल कहते हैं। सूचनाओं के संग्रहण की इकाई को फाइल कहते हैं। और ऑर्गेनाइज्ड फाइल को संग्रहित किया जाता है फोल्डर में। ऐसे में फोल्डर में क्या करते हैं हम लोग, तो फोल्डर में ऑर्गेनाइज्ड फाइल को, यानी कि बहुत सारे फाइल को हम लोग क्या करते हैं, फोल्डर में हम लोग उसमें रखते हैं, संग्रहित करते हैं। कंप्यूटर की सभी मशीनरी उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के सभी मशीनरी उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के सभी मशीनरी उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है, यानी कि सभी मशीनरी जिसमें छुआ जा सकता है, यानी कि एक होता है वैसा कंप्यूटर का उपकरण जिसे हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, टचेबल हो, ठीक है। एक तो हम जो टच नहीं कर सकते, जिसको टच कर सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं, जिसको टच नहीं कर सकते उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अब नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम में टाइप सबमिट या प्रेषित की गई डाटा को क्या कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है। यानी कंप्यूटर में किसी भी हम लोग किसी तरह का इन्फॉर्मेशन को डालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इनपुट कहलाता है। यानी कि या तो टाइप करके या फिर सबमिट करके या फिर प्रेषित करके, तो उसको डाटा को क्या कहते हैं, डाटा को इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर को निर्देश किसके माध्यम से किए जाते हैं, तो कंप्यूटर को निर्देश हम लोग इनपुट यूनिट के माध्यम से करते हैं। यानी कंप्यूटर को किसी भी तरह का अगर हम लोग इनपुट डालेंगे तभी तो वो परफॉर्म करेगा, इनपुट नहीं डालेंगे तो वो मशीन है, वो तो करेगा ही नहीं खुद से, क्योंकि वो सजीव थोड़ी है कि वो खुद से करेगा। जो हम लोग इंस्ट्रक्शन को देंगे थ्रू प्रोग्राम और इनपुट के माध्यम से वही वो परफॉर्म करेगा। तो कंप्यूटर के निर्देश
किसके माध्यम से किए जाते हैं, दिए जाते हैं। तो कंप्यूटर के निर्देश किसके माध्यम से दिए जाते हैं, तो कंप्यूटर के निर्देश हम लोग इनपुट यूनिट के माध्यम से देते हैं। और कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व केंद्र या मस्तिष्क कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। यानी कि सीयू जो होता है, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, सीयू कहाँ आता है, तो ये हमारा सीपीयू में होता है, ठीक है। तो ये इसका काम क्या होता है, तो ये इसको सीयू को मतलब कंट्रोल यूनिट को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट को हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम या फिर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं सीपीयू को। और सीयू को क्या कहते हैं, तो नर्वस सिस्टम कहते हैं। किस क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं, हम लोग इसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। चलिए, कंट्रोल यूनिट को नर्वस सिस्टम कहते हैं, कंट्रोल यूनिट को नर्वस सिस्टम या फिर ब्रेन कहते हैं, सीपीयू को ब्रेन कहते हैं, या फिर इसको भी कहते हैं कंट्रोल यूनिट को नर्वस सिस्टम कहते हैं, कंट्रोल यूनिट को नर्वस सिस्टम कहते हैं, कंट्रोल यूनिट को नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब किस भारतीय आईटी विशेषज्ञ किस भारतीय आईटी विशेषज्ञ किस भारतीय आईटी विशेषज्ञ को पेंटियम प्रोसेसर का जनक कहा जाता है, पेंटियम प्रोसेसर का जनक किसको कहा जाता है, पेंटियम प्रोसेसर का जनक किसको कहा जाता है, तो आनंद चंद्रशेखर, भारत के रहने वाले आनंद चंद्रशेखर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो पेंटियम प्रोसेसर का जनक भारत के रहने वाले आनंद चंद्रशेखर को पेंटियम प्रोसेसर का जनक कहा जाता है। पेंटियम प्रोसेसर का जनक किसको होता है, आनंद चंद्रशेखर को कहा जाता है। कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्टअप और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए निर्देश करती है। यानी कि रैम में लोड करने के लिए निर्देश कौन देता है, तो बूटिंग प्रक्रिया में क्या होता है, ऊपर पढ़े थे हम लोग के बूट में क्या होता है कि यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना ही क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। और यही बूटिंग सिस्टम में क्या होता है, तो यहाँ लिखा है कौन सी प्रक्रिया था, बूटिंग प्रक्रिया से क्या होता है, कंप्यूटर के स्टार्टअप और ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम में भागों को लोड में ऐड होती है। यानी कि क्या होता है कि जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं और बूटिंग करते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर में लोड करते हैं, तो वो लोड करते समय वो कहाँ जाके लोड होती है, तो रैम में जाके लोड होती है। रैम में लोड, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बूटिंग प्रक्रिया कहते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर को ऑपरेट करने और विशिष्ट कार्यों को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि कार्य करने और एग्जीक्यूट करने, कोई भी काम है जिसको विशिष्ट कार्य और एग्जीक्यूट करने के लिए उपयोग किए निर्देशों और डाटा और प्रोग्राम्स का समूह किस रूप में परिभाषित किया जाता है, उसे सॉफ्टवेयर में परिभाषित किया जाता है। वह दो तरह का होता है, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे छू सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं, कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको छू नहीं सकते उसको सॉफ्टवेयर करते हैं। और थ्रू सॉफ्टवेयर हम लोग किसी भी कंप्यूटर को हम लोग चलाते हैं, यानी कि क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए विशिष्ट कार्य करना हो या एग्जीक्यूट कराने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले निर्देशों और डाटा प्रोग्राम के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। और एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम को देखने की अनुमति देता है, उसे विंडो कहते हैं। यानी कि क्या कहता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम, एक ही समय में आप बहुत सारे प्रोग्राम को देखने की अनुमति देता है, उसको विंडोज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको विंडो कहते हैं। यानी कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को, यानी कि जो यूज कर रहा है उसको एक समय में बहुत सारे प्रोग्राम को ओपन करने की अनुमति देता है, उसको कहते हैं विंडो। और कई घरेलू उपकरणों को निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, उसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। छोटे एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, एक होता है मैक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो छोटे और सस्ते कंप्यूटर होता है उसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। एक मैक्रो कंप्यूटर कहते हैं जो वो सुपर कंप्यूटर होता है, यानी कि बहुत बड़े कंप्यूटर, तो वो पूरे रूम भर में उसको स्थापित किया जाता है और उससे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वर्क को परफॉर्म करवाया जाता है। तो इसमें छोटे और सस्ते कंप्यूटर के लिए माइक्रो कंप्यूटर, छोटे और सस्ते कंप्यूटर के लिए माइक्रो कंप्यूटर होता है। इनायक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इनायक क्या है, इनायक ENIAC इनायक क्या है, इनायक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इनायक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है।
इनायक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इनायक क्या है? तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मध्यम श्रेणी के मौसम पूर्वानुमान के लिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए कंप्यूटर का अनुमान किया जाता है, यानी कि मौसम के प्रिडिक्शन के लिए, यानी कि वेदर कैसा है नहीं है उसको एक दो दिन पहले, ऐसी 6 दिन 7 दिन पहले, यानी महीने दिन पहले जो भी हम लोग जान पाते हैं कि इस दिन ऐसा होने वाला है, तो मौसम के पूर्वानुमान के लिए क्या प्रक्रिया है? तो क्रे XMP 14, क्रे XMP 14 से क्या कहते हैं? मौसम के पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा खरीदा गया पहला सुपर कंप्यूटर, भारत द्वारा खरीदा गया पहला सुपर कंप्यूटर क्रे XMP 14 जो है मौसम पूर्वानुमान के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। CRL पुणे द्वारा निर्मित भारतीय सुपर कंप्यूटर दुनिया में चौथा सबसे तेज, चौथा सबसे तेज और एशिया का सबसे शक्तिशाली एका है EKA। भारत में इसे किया गया पुणे के द्वारा, CRL पुणे द्वारा EKA को क्या है? इका एक भारतीय सुपर कंप्यूटर जो दुनिया में चौथा और सबसे तेज, दुनिया में चौथा सबसे तेज और एशिया में सबसे शक्तिशाली में स्थान पर है। उसका नाम क्या है? तो इका है, EKA। एक पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर जो इतना छोटा है कि आपकी गोद में भी फिट हो सकता है, उसे नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। यानी कि सबसे छोटा कंप्यूटर जो हमारे गोद में भी फिट हो सकता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नोटबुक कंप्यूटर। उसको क्या कहते हैं? नोटबुक कंप्यूटर जो हमारे गोद में फिट हो सकता है, उस कंप्यूटर को नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। और पोर्टेबल डिवाइस नहीं है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारा पोर्टेबल डिवाइस नहीं है, जिसको डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या करते हैं? तो इसको पोर्टेबल में होता क्या? पोर्टेबल में होता है दैट कैन बी कैरी फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह प्लेस पे हम लोग उसको आसानी से कैरी कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? पोर्टेबल डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम लोग एक जगह पर रखते हैं, क्योंकि इसका लेंथ में भी बड़ा होता है, तो इसको हम लोग घर में ही रखते हैं, तो पोर्टेबल डिवाइस नहीं, इसको कैरी नहीं किया जा सकता, इसलिए पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग किन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग मौसम की भविष्यवाणी के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। यही हम लोग पढ़ते हैं मौसम के पूर्वानुमान के लिए भारत एक सुपर कंप्यूटर करते थे, उसका नाम क्या था? क्रे XMP 14। अब देखिए, अब कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल और ले जाने में आसान है? तो लैपटॉप क्या होता है? लैपटॉप को आसानी से कंप्यूटर पोर्टेबल और ले जाने में आसान होता है। कंप्यूटर पोर्टेबल और ले जाने में आसान होता है। लैपटॉप यानी कंप्यूटर पोर्टेबल और ले जाने में आसान होता है लैपटॉप। कंप्यूटर पोर्टेबल और ले जाने में आसान होता है लैपटॉप। अस्पतालों में मरीजों के दिल के धड़कन को मापने के लिए, यानी कि दिल की धड़कन को मापने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अस्पताल में जो मरीज होता है, यानी कि जो हम लोग देखते हैं कि जो मीटर चलते रहता है हार्ट का ऊपर नीचे, तो उसको दिल की धड़कन को मापने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर, दिल की धड़कन को मापने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अब हवाई यातायात और राष्ट्रीय रक्षा के रडार, यानी कि हमारे सीमा, यानी कि भारत का सीमा है, तो सीमा के अंदर कोई भी दूसरा कोई जैसे रॉकेट वगैरह छोड़ दे, तो उसको हम लोग पहचान करने के लिए, कोई रॉकेट छूटा है तो उसको पहचान के रडार से हम उसको क्या कर सकते हैं? उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और हवाई यातायात, यानी कि जो हमारे जैसे हमारा रोड पे हमारा ट्रैफिक होता है, उसी तरह ऊपर भी ट्रैफिक होता है, तो उस ट्रैफिक को मेंटेन रखने के लिए, यानी कि हवाई यातायात और राष्ट्रीय रक्षा के रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग दो जगह कहाँ किया जाता है हम लोग पढ़े, तो हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग सबसे पहले अस्पतालों में दिल की धड़कन को नापने के लिए किया जाता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग उसके बाद हम लोग कहाँ करते हैं? तो रक्षा प्रणाली में रडार को कैच करने के लिए, और हवाई यातायात को मेंटेन रखने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। इडवैक क्या है? तो इडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एसी मतलब ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ईडीवी मतलब एसी, तो ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, डी मतलब डिस्क्रीट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल और ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को किसने बनाया है? तो जॉन वन न्यूमैन थे साइंटिस्ट, उन्होंने जॉन वन न्यूमैन को इडवैक का बनाया है। यानी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को कौन बनाया है? तो ये जॉन वन न्यूमैन ने बनाया है। जिसमें क्या होता है इसमें इडवैक में? तो जिसमें स्टोर प्रोग्राम और डाटा दोनों फील्डों में होल्ड करने की मेमोरी होती है, यानी कि प्रोग्राम और डाटा दोनों को होल्ड करने की मेमोरी होती है, यानी प्रोग्राम को भी और डाटा दोनों को क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है इडवैक में। कौन किया? जॉन वन न्यूमैन पहली सीढ़ी की
कंप्यूटर का मुख्य घटक है वैक्यूम ट्यूब। पहली पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब से, पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब से, पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, पहले जनरेशन में किस चीज़ का मुख्य घटक है तो वैक्यूम ट्यूब। 1991 में विजय भाटकर द्वारा भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था, परम 8000 को किसने विकसित किया तो ये हमारा विजय भाटकर। कब किया था 1991 में कौन विजय भाटकर, 1991 में विजय भाटकर ने हमारा परम 8000 का विकसित किया, परम 8000 का विकसित किया। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी पढ़ ली तो वैक्यूम ट्यूब, और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, सेकंड जनरेशन में से फर्स्ट जनरेशन क्या पढ़े थे तो फर्स्ट जनरेशन हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट जनरेशन में पढ़ा था हम लोग वैक्यूम ट्यूब। और सेकंड जनरेशन में क्या पढ़े, सेकंड जनरेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधि 1959 से 1964, ये दूसरी पीढ़ी की अवधि है हमारा 1959 से 1964। आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर माना जाता है। अभी अधिकांश यानी कि आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर को चौथी पीढ़ी या पांचवी पीढ़ी का माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में चौथी मार देंगे। 2G स्पेक्ट्रम में जी का मतलब जनरेशन, 2G स्पेक्ट्रम में जी का मतलब स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम में जी का मतलब स्पेक्ट्रम होता है। तीसरी पीढ़ी और कंप्यूटर किस तकनीक का उपयोग करते हैं तो इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि हमारा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन पर है। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में क्या पढ़े ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को हम लोग आज के उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है। और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में इनके नॉलेज प्रोसेसर ज्ञान संस्थापक है। नॉलेज यानी कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर तो यह क्या नॉलेज प्रोसेसर। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब नहीं है, यानी कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब नहीं है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या नहीं है तो वैक्यूम ट्यूब नहीं है। वैक्यूम ट्यूब कब था तो फर्स्ट जनरेशन में था। सेकंड जनरेशन में क्या था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था। थर्ड जनरेशन में क्या था, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट था, आईसी चिप था। और फोर्थ जनरेशन में हमारा कौन है, अभी के कंप्यूटर में हम लोग फोर्थ जनरेशन यूज करते हैं। पांचवें जनरेशन में क्या नहीं है तो पांचवें जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब नहीं है। और पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या शामिल था तो भाल्व शामिल था। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में भाल्व शामिल था। क्या शामिल था तो भाल्व शामिल था। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या शामिल था तो भाल्व शामिल था। अब देखिए हम क्या IBM 701, IBM 702, IBM 650, 701, 702 और 650, 701, 702 और 650, IBM 701, IBM 702, IBM 650 एक पहली पीढ़ी का उदाहरण है। पहली पीढ़ी का उदाहरण क्या है IBM 701, IBM 702, IBM 650, IBM 650 पहली पीढ़ी के कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर के जनक हम लोग चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग निर्मित पहला ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है इनाइक कब बना था मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के द्वारा ENIAC को स्थापना कौन किया था, स्थापना कर रहे हैं, इसका डिस्कवर कौन किया था मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के द्वारा किया था। तो ये निर्मित क्या था तो पहला इनाइक है क्या तो पहला ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है तो ENIAC। और सबसे पहले कंप्यूटर माउस आविष्कारक किसने किया था तो डगलस एंगलबर्ट ने, यानी कि पहले कंप्यूटर माउस का आविष्कार कौन किया था तो डगलस एंगलबर्ट। माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट ने किया था। अब देखिए किस देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर जो पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था, यानी कि यूएसए के द्वारा। यूएसए देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड और कंप्यूटर जो पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर जो पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था यूएसए के द्वारा किया गया था पहला इलेक्ट्रॉनिक
पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर को विकसित किया गया था। और एपीटी क्या है, तो एपीटी में तो ऑटोमेटिकल प्रोग्रामेबल टूल, ऑटोमेटिकल प्रोग्रामेबल टूल एपीटी, ऑटोमेटिकल प्रोग्रामेबल टूल विकसित किया था तो डगलस टी रॉस एपीटी, डगलस टी रॉस एपीटी, डगलस टी रॉस एपीटी का ऑटोमेटिकल प्रोग्रामेबल टूल, डगलस टी रॉस। दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में उतारा तो ईपीएसओएन, यानी कि सबसे पहले कौन सी कंपनी ने लैपटॉप उतारा था, इप्सन ने सबसे पहले लैपटॉप कंप्यूटर उतारा, ईपीएसओएन दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में उतारा तो ईपीएसओएन, इप्सन यानी कि इंटेल के द्वारा क्या किया गया था, सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर 4004 निर्माण किया था। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर 4004 किसने विकसित किया था, तो इंटेल के द्वारा शुरू किया गया था। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर इंटेल के द्वारा, सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर 4004 इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा शुरू किया गया था। और भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थित किया गया था, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में, यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कलकत्ता में जो हमारा इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ भारत का प्रथम कंप्यूटर स्थापित किया गया था। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है, पुणे में। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है, परम पुणे में। और व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर, यानी कि व्यावसायिक यानी कि बिजनेस के लिए यूनिवैक यानी कि व्यावसायिक उपयोग बिजनेस पर्पसेस के लिए मेरा सबसे पहला कंप्यूटर का यूज किया, उसका नाम क्या था, तो यूनिवैक। अब विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, सीडीसी 6600। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है सीडीसी 6600। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो सीडीसी 6600। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम सीडीसी 6600। ये क्या है सीडीसी 6600, तो सीडीसी 6600 क्या है, तो यह विश्व का वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। और पहला बारकोड सिस्टम, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, बारकोड जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कभी भी जाते हैं हम लोग मॉल में तो उसको किसी भी चीज़ को खरीदते तो एक बारकोड लगा होता है, उसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उसको रीड कर लेता है और हमारा काउंटिंग हो जाता है कितने अमाउंट पे करना, तो उसको कहते हैं बारकोड क्या है, तो किसने विकसित किया था, तो नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। बारकोड का इस्तेमाल किया, तो बारकोड सिस्टम का खोज किया था नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब किया गया था, 1989 में। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1989 टीम, यानी कि www का खोज कौन किया, www का खोज यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का खोज कौन किया, टिम बर्नर्स-ली ने कब किया था, 1989 में किया गया था। पुणे स्थित भारत का उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के अनावरण किए गए भारत के सबसे तेज पहले मल्टी पेटाफ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, प्रत्यूष है, यानी कि मल्टी पेटाफ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर, पहले मल्टी पेटाफ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर पुणे में स्थित है भारत उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में, तो अनावरण किया था भारत का सबसे तेज और पहले मल्टीफ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर, भारत के पहले मल्टीफ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है प्रत्यूष क्या है, तो भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है प्रत्यूष। आर्ची नामक प्रथम सर्च इंजन है, संस्थापक कौन था, एलन एमटेज क्या था, तो आर्ची नामक प्रथम सर्च इंजन का संस्थापक है। सर्च इंजन का संस्थापक कौन किया था, तो आर्ची एक सर्च इंजन था, तो उसका संस्थापक कौन था, एलन एमटेज। आर्ची का एलन एमटेज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बाइनरी लॉजिकल और अंकगणित के प्रथम अन्वेषक कौन थे, तो क्लाउड सैनन, यानी कि बाइनरी के बेसिस पे हमारा अंकगणित है, बाइनरी के बेसिस पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को करने वाला प्रथम कौन थे, तो क्लाउड सैनन। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बाइनरी लॉजिक और अंकगणित के प्रथम अन्वेषक कौन थे, तो क्लाउड सैनन। बाइनरी लॉजिक और अंकगणित के प्रथम अन्वेषक कौन थे, तो क्लाउड सैनन। और भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है परम युवा 2, परम भारत का है, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, उसी के नाम पे आगे भी रखा गया, तो ये क्या परम युवा 2 क्या है, तो भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है।
भारत का पहला एनालॉग कंप्यूटर डिजाइन किया गया था समरेंद्र कुमार मित्र के द्वारा। पहला एनालॉग कंप्यूटर समरेंद्र कुमार मित्र के द्वारा किया था। पहला एनालॉग कंप्यूटर समरेंद्र कुमार मित्र के द्वारा किया गया था। पहला एनालॉग कंप्यूटर डिजाइन किया गया था समरेंद्र कुमार मित्र के द्वारा। सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर का जनक सिमोर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सिमोर करे को जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, जावा के द्वारा प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो 1995। जावा जो किस स्क्रिप्ट के द्वारा प्रोग्रामिंग को लिखा जाता है तो वो कब आई? तो 1995 में। 1995 जावा को 1995 जावा स्क्रिप्ट 1995 जावा 1995 कब? जावा 1995। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू।